हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन। एक नया आईपीओ स्टार्ट हो रहा है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस का, जिसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। इसका इशू ओपन होगा 16 जुलाई को, क्लोज होगा 20 जुलाई को एट अ प्राइस बैंड ऑफ 1073 से 1081 पर शेयर। इसका बिड लॉट होगा 13 शेयर्स का। Minimum investment amount would be 14,079 rupees. In retail quota, you can apply maximum 14 lots for 1.97 lakh rupees. Its issue price होगा 500 करोड़ का। एक स्पेशलिटी केमिकल स्पेस की काफी ग्रोइंग कंपनी है एंड स्पेशलिटी केमिकल एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है नाउ डेज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आईपीओ के बारे में इन डिटेल में। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तत्व चिंतन फार्मा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 1996 में। रिसेंटली फॉर गोइंग टू पब्लिक इसने अभी इसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया है। ये प्राइमली इंगेज करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ केमिकल्स, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स। कंपनी स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग में और एंगेज करती है मैन्युफैक्चर ऑफ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ एसडीए, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्व और सुपर कैपेसिटर बैटरीज में। जैसा कि आप जानते हो कि BS6 व्हीकल्स काफी डिमांड में है, तो इसका प्रोडक्ट्स जो BS6 व्हीकल्स में यूज होते हैं। ये लार्जेस्ट और ओनली कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर है SDA फॉर जियोलाइट का और एंजॉय करता है सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन ग्लोबली और लीडिंग प्रोड्यूसर है एंटायर रेंज ऑफ PTCs का। ये डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को सर्व करता है, जो कि हैं ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट्स और पेंट्स में। इनका बिजनेस जो है 25 प्लस कंट्रीज में है, लाइक US, जर्मनी, अफ्रीका, चाइना, UK। और आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू 76% इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू से आता है। इनके कस्टमर बेस आप देखेंगे तो काफी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके पास, जैसे बेयर, लॉरस लैब्स, अतुल लिमिटेड, पेंट कंपनी का जायंट एशियन पेंट्स, देन फार्मा कंपनी का जायंट डिवीज लैब्स, स्पेशलिटी केमिकल का जायंट SRF। तो बहुत सारे इनके क्लाइंटल हैं इंडिया में भी और बाकी जापान में भी। तो इसका आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 16 जून को एट अ प्राइस बैंड ऑफ 1073 से 1083 पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज है 13 का। इसका टोटल इशू है 500 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू रहेगा 225 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल इज 275 करोड़। इसके प्रमोटर्स में मेन प्रमोटर इज 3 शेखर, चिंतन एंड अजय कुमार, एंड Mr. Chintan is also MD of the company, and promoters are holding 80% of the share capital of the company. कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के बारे में जानते हैं तो इसके मेजॉरिटी ऑपरेशंस जो हैं वो गुजरात में हैं। गुजरात में इसके 2 प्लांट्स हैं, एक अंकलेश्वर में, दूसरा दहेज में। एंड कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इज R&D साइट ऑल्सो विच इज इन वडोदरा। जैसे कि हमने बताया कि कंपनी के मेजर ऑपरेशंस एक्सपोर्ट ही हैं, तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हजीरा पोर्ट के पास में, जिससे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी सेव हो जाता है। इनकी एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 280 किलोलीटर्स पे और इनके पास 13 असेंबली लाइन्स हैं। अगर हम ऑफर फॉर सेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर के बारे में, तो जनरली इनका पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना अपने दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के में, और दूसरा है कि अपग्रेड करना अपना एग्जिस्टिंग R&D फैसिलिटी जो कि बड़ोदरा में है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी ग्रीन स्पेशलिटी कंपनी है, तो इसका R&D पे काफी मेजर स्पेंड होता है और R&D की वजह से ही ये बाकी कंपनी से डिफरेंशिएटेड है। इसका आईपीओ स्टार्ट होगा 16 जुलाई को, क्लोज होगा 20 जुलाई को। वैसे आप देखेंगे कि आईपीओ जनरली 3 डेज का होता है, बट ड्यूरिंग सैटरडे एंड संडे अपना ऑफर जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। 26 को एक्सपेक्टेड है कि फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, देन 27 को इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, 28 को शेयर्स क्रेडिट टू डीमैट एंड फाइनली 29 को ये शेयर लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम देखें कि आईपीओ
कैटेगरी वाइज कितना है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जोमेटो आईपीओ में वो बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी था, तो वहां पर रिटेल का कोटा ओनली 10% था, वर्सेस अदर आईपीओ में जनरली रिटेल कोटा is 35%. And for this specific IPO of the QIB quota is 50%, non-institutional investor is 15%, and retail is 35%. In retail, you can apply for 13 shares of 14,079 rupees, and maximum 14 lots you can apply for 1.97 lakhs. In retail quota, you can apply up to 2 lakhs only. अगर हम देखते हैं मेजर इवेंट्स ऑफ द कंपनी के बारे में, तो कंपनी को ड्रग लाइसेंस मिला था 2004 में। देन इसने 2007 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड किया था अंकलेश्वर वाली को। एसडीएस का कमर्शियल प्रोडक्शन इसका 2011 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी ने फर्स्ट टाइम 550 करोड़ का टर्नओवर 2013 में करा था, और नेक्स्ट 2 इयर्स में ही इसने 100 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया था। देन कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस भी हैं, तो इन्होंने बाहर भी अपनी होली ओन सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेट करी हैं यूएसए एंड यूरोप में। उससे क्या होता है कि वहां पर नॉर्मल आप ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपका रिटेल डोमेस्टिक एरिया में अगर आपका कोई ऑफिस है। देन 2015 में इन्होंने वेयरहाउस स्टैब्लिश किया था नीदरलैंड में। 2017 में दहेज मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप किया था, और जैसा हम देख रहे हैं कि अभी जो आईपीओ आ रहा है इसमें भी इसी फैसिलिटी को इनको एक्सपेंशन करने का प्रोग्राम है, एंड आर&डी फैसिलिटी को भी एक्सपैंड करना जो कि सेटअप हुई थी 2018 में। 2020 में इन्होंने रेवेन्यू अपना 200 करोड़ अचीव किया था। अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल के बारे में देखते हैं तो इनके वाइड रेंज ऑफ 154 प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एंड मेजॉरिटी जो है वो हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसडी स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, सेकेंड इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट, फोर इज फार्मास्यूटिकल एंड एग्रो केमिकल बिजनेस। तो नाउ यू कैन सी दैट most of the government is also focusing on emission reduction, so company is focusing on preferred technology for emission control and for automated applications जो यूज होते हैं हमारे BS6 में, और ये बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में है। कंपनी का 40% रेवेन्यू जो एसडीए सेल से आता है, जो कि 120 करोड़ रुपए के आसपास है। देन जो अगला इनका कंपोनेंट है वो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है। इससे कंपनी का 81 करोड़ का रेवेन्यू आता है, जो कि 27% ऑफ द टोटल रेवेन्यू में अकाउंट फॉर करता है। एंड ये भी ग्रीन केमिकल एप्लीकेशंस में फोकस होता है, बिकॉज ये जैसे ग्लोबली क्या है रेसिडुअल वेस्ट रिडक्शन के ऊपर काम हो रहा है, तो इसलिए कंपनी इस सेक्टर में काफी फोकस्ड है। देन थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट एंड सुपर कैपेसिटीज बैटरीज भी के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। इसका बहुत ही स्मॉल शेयर है, ओनली 1%, जो कि 3 करोड़ ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट जो बिग सेगमेंट है इनका वो फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, जो कि 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अकाउंट फॉर करता है, और 91 करोड़ का इनका रेवेन्यू है एज ऑफ 2021। तो एज ऑन 31 मार्च 2021 अगर बात करते हैं आउट ऑफ ओवरऑल 300 करोड़ रेवेन्यू, तो पीटीसी से अकाउंट होता है 27%, एसडीए से 40%, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल से 1% एंड फार्मास्यूटिकल से 30%। सो मेजर एसडीए इनका एक मेजर ड्राइवर है। अगर मैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, जो कि 2019 में 8 करोड़ था। कंपनी ने रिसेंटली बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। पहले कंपनी के पास 8 करोड़ शेयर्स थे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1.5 शेयर पर 1 शेयर बोनस अलॉट किया है, तो 8 करोड़ शेयर्स के बदले में अब टोटल 20 करोड़ शेयर्स हो गए हैं।
कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस 145 करोड़ 21 मार्च 2021 में है, एंड सेइंग इसका नेट वर्थ जो बन जाता है 165 करोड़ का। कंपनी के पास 90 करोड़ का बोरोइंग है, तो अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात करता हूं तो दैट इज ऑल्सो फेवरेबल। Total assets has also seen a considerable growth trend from 187 crores in 2019 to 300 crores right now. And last कोविड सिनेरियो में भी जहां पर बाकी सारे का बिजनेस में डिक्लाइन हुआ था, कंपनी का बिजनेस में 14% का ग्रोथ आया है लास्ट 1 ईयर में, एंड उससे पहले 27.59% का। एबिटा स्टूड एट 71 करोड़ वर्सेस 34 करोड़ इन 2019। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा है कंपेयर टू इट्स पियर्स, एंड इट स्टूड एट 23.85%। प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है एट फ्रॉम 27 करोड़ टू 60 करोड़ का बिफोर टैक्स, एंड आफ्टर टैक्स इज 52 करोड़ वर्सेस 20.54 करोड़। कंपनी के बिजनेस जो है एसईजेड में है, तो इस कंपनी वाज एंजॉयिंग टैक्स बेनिफिट, बट कंपनी को मैट में भी टैक्स पे करना पड़ता है स्टिल, बट फ्रॉम द कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, कंपनी वुड पेइंग लोअर रेंज ऑफ टैक्स बिकॉज इट्स business is in special economic zone. EPS has also posted a significant growth from 10 rupees in 2019 to 26 rupees. NAV stood at 82 rupees. और रिटर्न ऑन इक्विटीज की मैं बात करता हूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी का 31% कंपनी का है, जो कि काफी अच्छा है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्टूड एट 32.98%. Net worth is also good, and debt equity ratio is okay. अगर आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करते हो तो 200 करोड़ का रेवेन्यू हैज बिकम 300 करोड़। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में जिसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी डिमांड आ गया और कंपनीज के रेवेन्यूज काफी बढ़ गए, वर्सेस क्या ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज का स्पेशलिटी केमिकल्स का रेवेन्यू काफी बढ़ गया और बहुत सारे आईपीओस भी इस बिजनेस में आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट एंड नेट वर्थ बोथ हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट्स के बारे में। कंपनी के 25 कंट्रीज से ज्यादा में एक्सपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है 70% से ज्यादा रेवेन्यू का। आउट ऑफ 300 करोड़ 211 करोड़ के कंपनी के एक्सपोर्ट्स थे। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ इज इट्स अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट एंड फेज कैटलिस्ट। इसका ग्लोबल प्रेजेंस है एंड जनरली क्या है इस सेक्टर में थोड़े एंट्री बैरियर ज्यादा हैं। इट इज अ डाइवर्सिफाइड 154 प्लस प्रोडक्ट्स जो रिक्वायर करता है टेक्निकल नो हाउ। इसके पास मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि फोकस करती हैं ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसेसेस में, और इसका स्ट्रॉन्ग R&D है एंड मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। इफ आई टॉक अबाउट द की रिस्क कि अगर कोविड का पीरियड अगर बढ़ जाता है तो इनके बिजनेस बिकॉज ग्लोबल हैं तो वहां पर थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है, बट लास्ट टाइम का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो स्टिल इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ ही करी है। अनप्लान्ड शटडाउन इन द फैक्ट्रीज की वजह से बिजनेस में थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, बट जनरली क्या नॉर्मली रिस्क हैं जो हमको किसी भी कंपनी को जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसको फैक्टर इन करने चाहिए, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ही क्वालिटी रिक्वायरमेंट होता है और स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो अगर ये फेलियर करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बीट करने में तो इनके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, और अगर रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गया तो इनके प्रॉफिट्स और एबिटा मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है। देन कंपनी इज प्लानिंग फॉर इट्स दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और R&D के एक्सपेंशन के लिए, तो अगर इन्होंने डिले किया तो उसके लिए कॉस्ट ओवररन हो सकता है और जो कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम ग्रो हो सकता है अगर इन्होंने डिले करा पॉसिबल टाइम से बाद में। कंपनी अभी लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल से डील कर रही है। चेंजिंग R&D प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर कंपनी चेंज नहीं करा तो उसकी वजह से इनके बिजनेस पे भी डिक्लाइन हो सकता है।
एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। अभी कंपनी का लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग इज CRISIL A- and short term rating is CRISIL A2+, which is as of now is stable rating। एंड कंपनी अगर कुछ नॉन कंप्लायंस करती है या फिर मीट नहीं करती है तो इनका रेटिंग डाउनग्रेड हो सकता है। देन जो बिगेस्ट कंसर्न है कि कंपनी का सिंगल रीजन में ऑपरेशंस हैं, तो अगर उस रीजन में कुछ भी इम्पैक्ट होता है उस पर्टिकुलर गुजरात रीजन, तो वहां पर उनके बिजनेस ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। और कंपनी हजार्डस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, तो वहां पर गवर्नमेंट के क्लियरेंसेस के भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनके कॉम्पिटिटर्स में, तो कई सारे मल्टीनेशनल प्लेयर्स से कॉम्पीट करती है, जस्ट लाइक आरती इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, डिशमैन फार्मा एक्सेट्रा। एंड प्लस इनके इंडिया के साथ साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी हैं, दो इनका बिजनेस काफी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स, बट स्टिल दे हैव द कॉम्पिटिटर्स। इफ आई टॉक अबाउट द revenue, price, EPS comparison versus peers, so generally all the majority of the specialty chemical companies are posting a good growth, so they are demanding a high PE multiple as of now। so if I talk about the आरती industries, तो अगर हम peer comparison बात करते हैं, तो कुछ जो peers आते हैं वो हैं आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन, एल्केन अमाइंस, विनती ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स। And Aarti Organics EPS is 15 rupees, its NAV is 48 rupees. Naveen Fluorine EPS is 52, NAV is 33, its PE is 73, Aarti Industries 58, Alkalamine 64, Vinati Organics 77, Fine Organics 75 P. So you can see generally in this sector majority is high PE ratio. So being all high growth companies, because business have shifted to India, so that's why they are demanding a high PE multiple. If I talk about the overview of India chemical industry, so India chemical industry is $166 billion, which amounts for 4% of the global chemical industry market share. Global chemical industry share is 4150 billion USD, which is very huge. And Indian commodity chemicals accounts for almost 46%. And as per the RHP reports, it's expected to reach 280 to 300 billion dollars with a growth rate of 12% CAGR. It has multiple factors, so if the factors change, then the growth rate can change also. The specialty chemical segment account for 47% of the total domestic chemical market, and it's expected to grow at 10 to 12% CAGR growth. Agrochemicals and fertilizer account for 18 to 20% of the domestic chemical market and around 38% of the specialty chemical market. So it will be easy for you if you will see in the graph. So Indian chemical market has grown from 106 to 166 billion dollar in last 5 years post, and it's expected to reach around 300 billion dollars. So at current, commodity chemicals is 76 billion dollar and specialty chemical is 78 billion dollar. Other accounts for only 12%. So majority market is commodity and specialty chemicals. So if I then sub-split into specialty chemical space, which is $78 billion. So specialty chemicals majority is pharma, which I told you. Pharma API accounts for $15 billion and agrochemicals stands for $30 billion. So out of specialty chemicals, the sectors which account for majority stake is pharma API and agrochemicals. Then is flavor, fragrances, water treatment, textile chemicals and all.
And what I was telling earlier, why there is significant growth in specialty chemicals and why the stocks have overrun significantly in last couple of years. So the structure and cycles keeps on changing. Just like sometimes it's pharma sector that grows, sometimes oil and gas, sometimes paints, FMCG. So likewise, in last 2-3 years, we can see that in specialty chemical companies, there has been significant growth. So let's understand the basic reason. So there is green revolution that is going on in China. So India has good pace to race ahead of China in this sector. So China has seen significant downtrend in specialty chemical space because of recent environmental norms जो चाइनीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शटडाउन हो गए वहाँ के केमिकल प्लांट्स के में। वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करा है स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नॉर्म्स जैन 2015 से, जिनका मेन फोकस है कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। एंड चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ने इन्फोर्स करें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऑल्सो की पॉल्यूटिंग कंपनीज और केमिकल कंपनीज, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा है, शिफ्ट करा है फोकस गैस से पावर प्लांट के बेस पे, इम्प्लीमेंट करें स्ट्रिक्टर पेनल्टीज। अब काफ़ी सारी कंपनीज को बोला है कि वो रीलोकेट करें, तो काफ़ी कंपनीज ने 2020 में रीलोकेट कर लिया और एंड लार्जर प्लांट्स को 2025 में रीलोकेट करना है, और एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हो पॉल्यूटिंग कंपनीज पे। In 2017, estimated 40% of the chemical manufacturing capacity in China was temporarily shut down. काफ़ी मेजर वहाँ पर शट डाउन हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज में उसका बिजनेस आ गया। तो इसी वजह से इंडियन कंपनीज को, स्पेशलिटी कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। तो इसी वजह से बहुत सारे IPOs जो हैं स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में अभी आए हैं। रिसेंटली जो आया है वो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, 1500 करोड़ का IPO था। वहाँ भी 35% रिटेल स्टेक था एंड गॉट वेरी ओवर सब्सक्राइब। So seeing this, many companies have came out with the IPO of specialty chemicals, so you can invest basis your risk, return and appetite. So basically overall the company is good fundamentals, and specialty chemicals over the periods have given good returns to an investor. So basis risk return, appetite and time horizon, you can invest, and provided there are proper stop losses also when you invest in equities, and follow your asset allocation also when you invest in any sector or asset class. Thanks for the time. Stay tuned, stay updated. You can follow our Wealthfundas channel, and in case of any updates for opening demat, applying to IPO, you can click here, and there is also login option to open eWealth account. You can directly, and to open demat, you can directly click on here, log into wealthfundas.com. You can click on open demat account, and if you want to read any blogs about any IPOs, you can go to my blogs. From there you can watch or have a basic view about it. Thanks for watching. Thanks for seeing the video. Stay tuned, stay updated. Thanks.